इस कहानी की शुरुआत में हम 19 जनवरी सन 1990 के वक्त कश्मीर का सीन देखते हैं, जहां पर शिव और अब्दुल नाम के दो लड़के अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। शिव अपने बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करने के बाद सचिन का नाम लेने लगता है और वहां मौजूद कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती और वो उससे कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं, और तुम यहाँ सचिन का नाम नहीं ले सकते। ये बोलकर वह लोग शिव को मारने लगते हैं, लेकिन अब्दुल जो शिव का दोस्त था वो किसी तरीके से अपने दोस्त को बचाकर वहां से भगा ले जाता है। कहते हैं कि 1990 वो वक्त था जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था और इस पूरे आतंक को लीड करता था फारूक अहमद दर, जिसे लोग बीटा कराटे के नाम से भी जानते थे। और वह सभी को इकट्ठा करके ये भाषण दे रहा था कि अगर यह वतन हमारा है तो इस पर हुकूमत भी हम ही करेंगे। अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी बीमार बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही, लेकिन वहाँ मौजूद एक पुलिस वाला उससे कहता है कि आगे मत जाओ, वहाँ खतरा है। लेकिन तभी उस पुलिस वाले के सर में एक आतंकवादी गोली चला देता है और उसकी जान चली जाती है। वह आतंकवादी उस औरत के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से कराऊंगा, जिसकी वजह से वह औरत उसके मुंह पर थूक देती है और वह आतंकवादी गुस्से में आकर उस औरत को गोली से मार देता है, जो देखकर उसकी बेटी काफी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर था और वह अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था। तभी उसका पोता शिव उसे मिल जाता है और वह पंडित शिव और अब्दुल को लेकर साथ में जा रहा था। तभी पीछे से एक आर्मी की जीप आती है और वह उससे कहते हैं कि मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म है, अकेले में तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही उस आर्मी की जीप में एक ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम पुष्कर के घर को देखते हैं, जहाँ पर बीटा कराटी अपने दोस्तों के साथ उसके घर में घुस आया था और वो सभी वहाँ आकर शिव के पापा को ढूंढते हैं और शिव के पापा डर कर एक ड्रम में छुप जाते हैं। और तभी बीटा कराटे को पता चल जाता है कि शिव के फादर उस ड्रम में छुपे हुए हैं, तो वह उस पूरे ड्रम को गोलियों से भून देता है। और वहीं पास में बैठी शिव की माँ, जिनका नाम श्रद्धा था, वो यह सब देखकर काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर पुष्कर भी आ जाता है, तो बीटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से रंगे चावल को खाने के लिए जबरदस्ती करता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इस चावल को खा लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जिंदा छोड़ दूंगा। और अगले ही सीन में कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट के टाइम में, जहां हम ब्रह्मदत्त नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहा था और यहाँ पर उससे मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित आता है, जो कि अब दिल्ली में रहता था और वह अपने साथ अपने दादाजी पुष्कर की अस्थियों को लेकर आया था। कृष्णा के वहाँ आने पर कुछ और लोग भी वहाँ आ जाते हैं जो कि पुष्कर के दोस्त भी हुआ करते थे और उनके दोस्तों में थे महेश, जो कि एक डॉक्टर थे, हरीश जो अपने टाइम पे एक डीजीपी थे, और एक दोस्त जो कि एक जर्नलिस्ट था। लेकिन कृष्णा को अपने माँ बाप की हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसके माँ बाप की हत्या कैसे हुई थी और कब हुई थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। अगले ही सीन में हम दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय में कृष्णा को एक ऑडिटोरियम में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर राधिका लेक्चर दे रही होती है। राधिका यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और यह उसी टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था और उस वक्त बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे, जिसमें प्रोफेसर राधिका भी थी। प्रोफेसर राधिका को भी ऐसा लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था और वह यह भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, न ही किसी कश्मीरी पंडित को मारा गया था। उसकी बात सुनते सुनते कृष्णा कहीं न कहीं राधिका से इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसे भी ये सारी बातें सच लगने लगती हैं। जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर राधिका कृष्णा को अपने साइड करते जा रही थी। और फिर सीन एक बार फिर से पास्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हम 1989 का सीन देखते हैं, जहाँ पर पुष्कर ब्रह्मदत्त से मिलने जाता है। वह ब्रह्मदत्त से कहता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, खासकर मेरे बेटे को, क्योंकि बीटा कराटे मेरे बेटे को इंडियन पुलिस का मुखबिर समझता है, यानी कि हिंदुस्तानी जासूस, तो भी उसके परिवार को प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। फिर ब्रह्मदत्त और पुष्कर रास्ते में जा रहे थे। पुष्कर कार से उतरकर रास्ते में सब्जी लेने लगता है, तो सब्जी वाला पुष्कर को पैसे वापस करते वक्त उसे पाकिस्तानी करेंसी दे देता है, जो बात पुष्कर को अच्छी नहीं लगती। तो सब्जी वाला पुष्कर को कहता है कि जिस देश में तुम रहोगे उसी देश की करेंसी तो तुम्हें मिलेगी। यह सब देखकर ब्रह्मदत्त को काफी गुस्सा आता है और वह उसे जेल में बंद करवा देता है। इसके बाद ब्रह्मदत्त सीएम से पंडितों की सेफ्टी के बारे में बात करने जाता है, जिस पर सीएम उल्टा उसे ही सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ के आईएएस हो और शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। सीएम उस वक्त उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि बीटा कराटे भी वहाँ आया हुआ था और सीएम बीटा कराटे से कुछ बातें कर रहा था और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सीएम भी बीटा कराटे से मिला हुआ है
और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रह्मदत्त की वाइफ कृष्णा को उसके माता पिता की तस्वीर दिखा रही थी, क्योंकि कृष्णा ने आज तक अपने माँ बाप को नहीं दिखा था, क्योंकि जब वह कश्मीर से भागे थे तो उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वहाँ से वह को सामान ले जा सके। और अब यहाँ पर ब्रह्मा जेनोसाइड के बारे में बोलता है तो कृष्णा उससे बोलता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सारी बातें बस रूमर है। और उस वक्त 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं, सिर्फ 2 लाख कश्मीर छोड़कर भागे थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग ही थे। और वे कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। अगर आप उनके बच्चों को जीप से बांधकर घसीटोगे और एक की वजह से अगर आप सभी को आतंकवादी बुलाओगे तो जाहिर सी बात है कि सभी आतंकवादी ही बन जाएंगे। ब्रह्मा को कृष्णा की ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रह्मा कृष्णा को पुरानी बातें बताने लगता है। और फिर हम उसी रात का सीन देखते हैं जब बीटा कराटे श्रद्धा को खून से सने चावल खाने को कह रहा था। श्रद्धा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उस चावल को खा लेती है, जिसके बाद वह आतंकवादी अपने वादे को पूरा करते हुए उन लोगों को उसी हाल में छोड़कर चला जाता है। इसके बाद पुष्कर अपने दोस्त ब्रह्मा को फोन करके बताता है कि उन आतंकवादियों ने उसके बेटे की हत्या कर दी है, और जब पूरे भारत के साथ ऐसा होगा तो याद रखना तुम भी उन लोगों में से एक होगे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहां से दूर चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वे लोग कश्मीर से थोड़े दूर पर ही टेंट में रह रहे होते हैं, जहां पर उनके जैसे हजारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने टेररिस्ट से बचाकर लाया था। वे लोग अपना शहर, अपना घर, अपना पैसा सब कुछ छोड़कर भागे थे, इसलिए न ही उनके पास खाने को था, न ही उनके पास पीने का पानी था। थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग अरेंज कर दिया करते थे। वे लोग एक वक्त में आधा पेट ही खाना खाते थे। अब वो लोग बस इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन वो लोग वापस अपने घर जरूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में बिताने के बाद पुष्कर की आंखें धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। फिर एक दिन उन सभी से मिलने IAS ब्रह्मा वहाँ पर आता है, जो कि अब IAS ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर का एडवाइजर बन चुका था। और यहाँ पर उसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं को उन्हें बताते हैं। तभी पीछे से पुष्कर एक पोस्टर को लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 हटाने की मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफी बुरा फील करता है, क्योंकि उसकी आंखें काफी हद तक खराब हो चुकी थी और उसके दिमाग पर भी काफी गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से वह ब्रह्मा को अब पहचान भी नहीं पा रहा था। इसके बाद ब्रह्मदत्त पुष्कर की फैमिली से मिलता है और उनसे कहता है कि वह पास में ही उन लोगों को एक घर दिला सकता है और उन्हें एक नौकरी भी दिला सकता है, जो सुनकर श्रद्धा ब्रह्मदत्त की बात मान लेती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। और दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं, जो कि आतंकवादी था, जो कि मीडिया तक पहुंच जाता है और उसका वहाँ पर एक इंटरव्यू हो रहा होता है। और बीटा कराटे अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैंने बस 20-25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि वे लोग RSS के थे और खुद को एक फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और बीटा कराटे का इंटरव्यू टीवी पर देखकर पुष्कर को बहुत ही बुरा लगता है। वह उदास होकर कहता है कि यह आतंकवादी टीवी तक पहुंच गया, कुछ दिनों बाद PM तक पहुंच जाएगा। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ PM तक पहुंचने की। धीरे धीरे समय बीतता है और हम देखते हैं कि पुष्कर बिस्तर पर लेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और मरने से पहले वो अपने पोते कृष्णा से कहता है कि उसकी अस्थियां उसके कश्मीर वाले घर पे जरूर ले जाया जाए, यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। और अगले सीन में हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं, जहां ब्रह्मदत्त कृष्णा को यह सारी बातें बता रहा था। कृष्णा यह सारी बातें सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसको भड़का रही थी और उसके दिमाग में सारी गलत गलत बातें भर रही थी। और तो और उसने कृष्णा को यह भी बोल रखा था कि तुम कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से जरूर मिलना। और अगले सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर में ले जाते हैं, जहाँ पर उनके शिव जी के मंदिर से शिव जी को हटा दिया गया था और वहाँ पर वही झंडा लगा दिया था जो कि 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा हुआ करता था। वे लोग उस झंडे को वहाँ से हटा देते हैं और फिर कृष्णा अपने दादाजी की अस्थियों को उसी घर में बिखेर देता है और इसी तरह पुष्कर की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है। वहाँ के सारे काम को निपटा कर कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है और वह आदमी कोई और नहीं, उसके बड़े भाई शिव के बचपन का दोस्त अब्दुल था। रास्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बातें पूछता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। अब्दुल अपने जुबान से सारी बातें उसे बताने लगता है और कृष्णा अपने फोन में यह सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। अब्दुल उसे बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं था, बल्कि सिर्फ तो मेरा काफी अच्छा दोस्त था और जब तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़कर भाग रहा था तो उसमें मेरे अब्बू ने काफी ज्यादा उन लोगों की मदद की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुंच चुका है
और बीटा कराटे भी कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही अपने मन से ही यह जगह छोड़कर जा रहे थे। कश्मीरी पंडितों को मारने वाले तो आर्मी के लोग थे और बीटा कराटे अपनी तुलना भगत सिंह और गांधी जी जैसे फ्रीडम फाइटर्स के साथ करता है। और यह सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बीटा बिल्कुल सही कह रहा है और इसी बात पे वह जाकर ब्रह्मदत्त से वापस झगड़ा भी कर लेता है और ब्रह्मदत्त को वह काफी बातें सुनाता है। इसके बाद ब्रह्मदत्त गुस्से में आकर कश्मीर पॉलिटिक्स, कश्मीर किलिंग और कश्मीर जेनोसाइड की तीनों फाइल्स कृष्णा के सामने रख देता है। और जब कृष्णा इस फाइल्स को पढ़ता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और उसकी माँ का भी फोटो था और उसे बीटा कराटे ने ही मारा था। यह सब जानने के बाद कृष्णा वापस से अपने कॉलेज में जाता है जहाँ पर प्रोफेसर राधिका एक गाना गा रही थी और सभी को कश्मीर को लेकर मिसगाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को एक स्पीच देने के लिए बोलती है क्योंकि कृष्णा उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। और आखिर में वह वक्त आ ही जाता है जब कॉलेज के सभी लोगों को सच्चाई का पता लगने ही वाला था। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उन्होंने काफी वक्त तक वहाँ पर तप किया और ज्ञान हासिल किया और उन्हीं के नाम पर उस स्टेट का नाम कश्मीर पड़ा। और इसी तरीके से और भी कई ज्ञानी लोग और ऋषि मुनि कश्मीर गए और वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की और बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। लेकिन एक दिन अचानक से वहाँ पर कुछ आतंकवादी आए जो शुरू में तो वहाँ पर पनाह लेने के लिए आए थे और कश्मीरी पंडितों ने वहाँ पर उन्हें पनाह भी दी। लेकिन धीरे धीरे उन आतंकवादियों को पता लगने लगा कि यह कश्मीर कितना ज्यादा खास है और फिर उन आतंकवादियों ने उन कश्मीरी पंडितों पर ही हमला करना शुरू कर दिया। उन आतंकवादियों ने पंडितों को मारा और उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया। और जबकि इस्लामिक बुक में यह लिखा हुआ है कि किसी को भी जबरदस्ती कलमा पढ़वाना या उसे मुसलमान बनाना एक गुनाह है, लेकिन उन जालिमों ने सिर्फ पंडितों को नहीं मारा, वहाँ पर मौजूद जो मुस्लिम भी उनके खिलाफ आवाज उठाते थे वो आतंकवादी उन्हें भी मार देते थे और उस मुस्लिम को भी इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता था। उन आतंकवादियों ने धीरे धीरे मेजोरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी में बदल दिया और बाकी के 5 लाख पंडित वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए और जिस वजह से बहुत सारे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दोस्ती भी टूट गई। आज तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम लोग वहां पर वापस से जाकर रह सकते हैं और कोई भी हमें यह करने से रोक भी नहीं सकता। लेकिन उस वक्त कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकलने पर मजबूर कर दिया गया था और वहां से उन्हें भागना पड़ा और वे पंडित वापस अपने घर जा भी नहीं सकते थे। कृष्णा की इस पूरी स्पीच में कई लोगों ने उसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी कृष्णा का सच समझ में आ गया था। कृष्णा ये भी कहता है कि हमारे नेताओं को सिर्फ मसाला चाहिए, इन्हें सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान करने वाला ही चाहिए। यहाँ पर कोई भी कमजोर पर होने वाले जुल्म की बात नहीं करता, कोई भी भुखमरी की बात नहीं करता और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई उनकी बातों में आकर आपस में लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा रोते हुए श्रद्धा यानी कि अपनी माँ और शिव यानी कि अपने बड़े भाई की कहानी सुनाता है और फिर हमें वह दिन दिखाया जाता है जिस दिन कृष्णा की माँ और उसके बड़े भाई को मारा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपनी फैमिली के साथ घर में था और बीटा कराटे और उसके आतंकवादी दोस्त आर्मी की ड्रेस में वहाँ आ जाते हैं और उस पूरे एरिया पर कब्जा कर लेते हैं जिसे आईएस ब्रह्मा ने उन लोगों को रहने के लिए दिया था। बीटा वहाँ पर कब्जा करते ही श्रद्धा को मोलेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर एक के बाद एक सभी को गोलियों से मारने लगता है और इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और मैं आप लोगों को एक आखिरी बात बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि यह स्टोरी कितनी सच्ची है या कितनी झूठी, मैंने तो बस इस मूवी को एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना।